तो अगर आप देखो तो अराउंड 18 मंथ्स टू 20 मंथ्स मेरे पास क्या क्या मार्कर्स हैं जो मेरे को बताएंगे कि ये बेबी को शायद ऑटिज्म है। वो बच्चे ने जो वर्ड्स कुछ बोलना स्टार्ट करना था अभी तक एक भी वर्ड नहीं आया। पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं चीज़ें जो उनको चाहिए, वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे। आई कांटेक्ट हर समय अवॉइड करके रखते हैं। कोई एक ही चीज़ के साथ फिक्स होके बैठ जाएंगे। रूटीन कुछ भी ऊपर नीचे होगा देन द बेबी विल हैव अ मेल्ट डाउन। बेबी के डिलीवरी के बाद बच्चे के डेवलपमेंट वाले स्टेजेस में एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है जो कि अफेक्ट करती है और ऑटिज्म को प्रमोट करती है, वो स्क्रीन टाइम। ओके, तो वो बाद में आता है। दैट इज प्रूवन। दैट इज प्रूवन। तो एक स्क्रीन टाइम का भी कोई पैमाना है कि किस साल तक हम बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें सो दैट ऑटिज्म होने के चांसेस कम हो? बिल्कुल है। फर्स्ट 2 years तो जीरो स्क्रीन टाइम। जीरो। लाउड नॉइजेस, एकदम लाउड नॉइज सुना, जो हमारे प्रेशर कुकर्स हैं उनकी सीटी सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अच्छा। एकदम से कुछ भी लाउड सडन मूवमेंट हुई, लाउड सडन नॉइज हुई, उससे भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं मेल्ट डाउन उन बच्चों के। बच्चे का स्पीच काफ़ी डिलेड है, फ्रेंड्स नहीं है इंटरेस्टेड फ्रेंड्स रखने में, बिल्कुल आइसोलेटेड है। मुझे कभी भी हाय हेलो बच्चा आई कांटेक्ट के साथ नहीं बोल रहा है। उसके साथ साथ उसके खुद के रूटीन्स हैं। उसका अगर जो टॉय यहाँ पर पड़ा है, यहाँ से अगर वो यहाँ हो गया, मेल्ट डाउन। अगर मॉर्निंग 7 o'clock उसको मिल्क चाहिए, वो 7 की जगह 7:30 हो गया, मेल्ट डाउन। बच्चे का एक फेवरेट सोप है, वो यूज़ कर रहे हैं, वैसा फोम नहीं मिला या पैकेट चेंज हो गया, मेल्ट डाउन। तो वो इंक्रीज हो जाता है। बचपन से खट्टे फलों का सेवन करते हैं तो इस वजह से उनका जो ऑटिज्म है वो और ट्रिगर हो सकता है। डेफिनेटली देयर इज अ टाइम पीरियड कि जब हम लोग सार फ्रूट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते फर्स्ट 9 months या 12 months, तो उस टाइम तक तो हमें नहीं देना है। चीनी को लेकर के है कि अगर चीनी का कंजप्शन बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, तो इससे भी उनमें ऑटिज्म होने के भी चांसेस बढ़ते हैं, और अगर ऑटिज्म डेवलप हो गया है तो वो और बढ़ सकता है। रिफाइंड शुगर्स देखो वन ऑफ द थिंग्स है जो हमारा ब्रेन पर बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट डालते हैं। आपको एक आदत पकड़ ली है उसने तो वही चीज वो बार बार कर रहा है, तो ये भी एक साइन है ऑटिज्म। बिल्कुल 100%। और बच्चा एक ही जगह बैठा है, बिल्कुल उसको ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना उठने का होश है, बल्कि एक उम्र के बाद उनको पीइंग का भी होश नहीं है अगर। और यूजुअली दीज किड्स आर इंटरेस्टेड इन सर्कुलर मोशन वाली चीजें। तो वो विंड मिल अगर है टॉय में, घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे। हर बच्चा अपने तरीके में यूनिक होता है, सभी अलग अलग होते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग होता है और इसी डिफरेंस को ऑटिज्म कहा जाता है। ये बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं। उनके बोलने का, रहने का ढंग जो होता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन ऐसे में ऑटिज्म को लेकर के ना बहुत सारी धारणाएं अभी भी गलत तरीके से चली आ रही हैं, जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। आज के समय में इस टॉपिक पर बात करना इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑटिज्म के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी है नहीं। उन्हें ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के गलत फहमियां हैं कि शायद इस कारण से मेरा बच्चा थोड़ा अलग है, या वो उसे सोशली एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, और तरह तरह की चीजें उस बच्चे को कम उम्र में ही फेस करनी पड़ती है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में, और ये भी बताएंगे कि ये एक बीमारी नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके बारे में हर पेरेंट्स को जानना बेहद जरूरी है। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर रजत ग्रोवर, जो कि पीडियाट्रिशियन और न्यूरोटोलॉजिस्ट हैं Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, नमस्कार मेघा। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। Yes. और आज का टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है एंड आई लव द वे यू डिस्क्राइब्ड इट एज नॉट बीइंग अ डिजीज, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। एग्जैक्टली हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सेशन के जरिए ऑडियंस तक ये मैसेज तो क्लियरली पहुंचे कि दिस इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे लेकर के समाज में उस तरह के बच्चों को एकदम से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, एकदम अलग नजरिए से देखा जाता है। फिर उस बच्चे की मेंटल कंडीशन पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, इस बारे में कोई बात नहीं करता, और वो बच्चा उस तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बयां कर सके। ऑटिज्म के बारे में डॉक्टर, आई थिंक सबसे पहले हमारी ऑडियंस को एक बेसिक जरूर आप बता दीजिए स्टार्ट करने के लिए इस पॉडकास्ट की, कि क्या है ये, एक कैसे ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है किसी भी बच्चे में जिसकी वजह से उन्हें ऑटिज्म हो जाता है। तो बेसिकली देखिए, हमारी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट आवर लाइफ चलती है।
तो सिनेप्सेस बनते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, बट वो जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट 2 इयर्स में होता है। जब वो डेवलपमेंट हमारा बन रहा होता है तो कुछ कुछ ऐसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कुछ जेनेटिक ऐसी इन्वॉल्वमेंट और कंडीशंस और पैरामीटर्स होते हैं जो बेबी को इस कंडीशन की तरफ लेकर जाते हैं। अब जो सिंपल आइडेंटिफिकेशन वाली चीज है कि हाँ लक्षण क्या होते हैं और ये बीमारी है क्या, कि जिसके बारे में इतना हुआ बन रखा है कि हर पेरेंट को डर लगता है मेरा बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है। तो उसका जो बेसिक फाउंडेशनल चीज है वो ये होता है कि बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन मतलब फैमिली के साथ कैसे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, बाकी लोग के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, किस सोशल सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है, अगर क्लिनिक में आ रहे हैं तो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज द सोशल बिहेवियर। तो जो सेकंड चीज है वो हमारा इंटरेक्शन है। तो आई कांटेक्ट वो बच्चे कम करेंगे, आंखें चुराएंगे, बोलना लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये फाउंडेशनल चीजें हैं कि वो बच्चे अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं। रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं कि एक ही चीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा आसपास नहीं ध्यान देंगे। बट ये सारी चीजें तो नेगेटिव वाली हैं। बट इन्हीं बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ये भी होता है कि बहुत नैरो फोकस, कि एक ही चीज को ध्यान से देख के कि वो घुमाए जाएंगे घुमाए जाएंगे घुमाए जाएंगे। तो थिंग्स लाइक दैट। तो हर चीज का पॉजिटिव प्रोज कॉन्स दोनों चीजें होती हैं। बट ये अगर टाइम से आइडेंटिफाई हो जाए, जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा सोसाइटी में स्टिग्मा इससे रिलेटेड, बिकॉज ब्रेन रिलेटेड कंडीशन है, बच्चे थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। तो अगर हम आइडेंटिफाई जल्दी कर लेंगे तो वो स्टिग्मा की जगह हम लोग जल्दी इंटरवीन करके बच्चों को नॉर्मल लाइफ जीने का हेल्प दे सकते हैं। करेक्ट। आपने जैसे जो चीजें बताई कि कैसे ये बच्चे बाकी बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं, इनके बिहेवियरल पैटर्न कितने अलग होते हैं। अगर जो पेरेंट्स होते हैं ज्यादातर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसी चीजें हो गई होती है जिसकी वजह से वो एक टर्म यूज करते हैं कि मेरा बच्चा डिफेक्टिव है, कि उसको ये कंडीशन हो गई है। तो सच में ऐसा है कि प्रेगनेंसी के 9 महीने में या माँ की कोई गलती है या बाप की कोई गलती है जिस वजह से उनका बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता है? देखिए, कोई सा भी कंडीशन जब हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों में, ऑटिज्म के अलावा भी कुछ भी जब आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है पेरेंट्स का शॉक के बाद, वो गिल्टी होता है। बिकॉज दे फील कि हमने ही शायद कुछ गलत किया होगा, कि हमारे ही शायद कुछ टेस्ट में कुछ गड़बड़ रही होगी, हमने कुछ खाया पिया गलत होगा। ऑटिज्म पे काफी रिसर्च चल रहा है अभी, बट ऐसा पिन पॉइंट करके देयर इज नो सिंगल पॉजिटिव फैक्टर कि अच्छा ये कर लिया तो अब तो ऑटिज्म हो ही जाएगा। ठीक है। बेबी के डिलीवरी के बाद बच्चे के डेवलपमेंट वाले स्टेजेस में एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है जो कि अफेक्ट करती है और ऑटिज्म को प्रमोट करती है, वो स्क्रीन टाइम। ओके। तो वो बाद में आता है। दैट इज प्रूवन। दैट इज प्रूवन। वो कॉजेशन बहुत ज्यादा है उसकी, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कॉजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद स्क्रीन टाइम। एंड ऑल्सो व्हेन द स्क्रीन टाइम गोज डाउन, कि जैसे ही स्क्रीन हटती है इंप्रूवमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी दिखने लगता है। तो इसीलिए उसका स्ट्रॉन्ग कॉजेशन है। उसके अलावा देयर आर मेनी 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 थिंग्स, कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप कितने स्ट्रेस में रह रहे हो, आप वेदर यू थ्रू आउट द 9 months यू स्टेड काम और नॉट। बट उनके लिए एक फिक्स पैटर्न बनाना कि अच्छा इतने लेवल का स्ट्रेस करा देगा, इतने लेवल का नहीं कराएगा, दैट इज नॉट प्रूवन। तो वो इसलिए एटलीस्ट प्रेगनेंसी वाली जर्नी के लिए तो आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स नॉट टू फील गिल्टी अबाउट इट। हाँ, वंस द बेबी इज बॉर्न तो फिर हमें बहुत सारे इंटरवेंशंस होते हैं, आपके पीडियाट्रिशियंस भी आपको बताएंगे कि आप ये सब काम कर सकते हो, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। ये माइलस्टोन्स हर विजिट पर आपका पीडियाट्रिशियन आपसे माइलस्टोन्स पूछता है। तो जो बच्चे माइलस्टोन्स में पीछे रह रहे हैं, या जो माइलस्टोन्स हमने अचीव कर लिए थे, या जब हमें वर्ड्स बोलने हैं उस टाइम तक वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है बच्चा, तो वो आइडेंटिफिकेशन के मार्कर्स बन जाते हैं। और उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से हर टाइम बताते हैं कि इस टाइम पर फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं, इस टाइम पे बच्चे से इंटरेक्ट करना है, बच्चे के साथ ये गेम्स खेलनी है। सो इफ वी कीप डूइंग दैट then we can prevent these things. Perfect. आपने बताया स्क्रीन टाइम के बारे में, और आज के समय में पेरेंट्स के लिए ये एक मतलब ऐसी चीज हो गई है जिसके बिना वो बच्चों को पाल ही नहीं सकते हैं। मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा रो रहा है, फोन दे दो। हम घर से लेट आ रहे हैं, बच्चे को बिजी रखना है, फोन दे दो। बच्चा थोड़ा सा भी रोता है, चिड़चिड़ाता है, कुछ भी ऐसी चीज करता है ना जिससे पेरेंट्स इरिटेट होते हैं, तो वो फोन दे देते हैं, टीवी चालू कर देते हैं। और इतने ज्यादा वैसे कार्टून वाले जो एड्स होते हैं या सॉन्ग होते हैं या मूवीज होती हैं, जो बच्चे खोलते हैं तो एकदम देखते ही रहते हैं कि उसी में घुस जाएंगे पूरी तरीके से, और फिर वो आदत बन जाती है। ना वो स्क्रीन के बिना खाते हैं, ना सोते हैं, ना उठना बैठना, सब उनका वैसे हो जाता है। तो एक स्क्रीन टाइम का भी कोई पैमाना है कि किस साल तक हम बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें सो दैट ऑटिज्म होने के चांसेस कम हो? बिल्कुल है। फर्स्ट 2 years तो 0 स्क्रीन टाइम, 0।
वाई? बिकॉज जो उसके ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, the number of cuts and the rapidity with which those cartoons or those things are shown on the screen, वो कभी भी रियल लाइफ के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। और वो मैच नहीं कर सकते हैं तो बच्चों को ऐसी फास्ट मूविंग चीजों में बच्चे खो जाते हैं। अब अगर वो खो गए तो उनको अपना एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, सोशल इंटरेक्शंस के बारे में नहीं पता। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि ऑटिज्म हमारा प्रॉब्लम सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर्स का है, तो फिर बच्चा उसी के अंदर अट्यून्ड हो जाता है कि वही चीज एकदम से देख रहे हैं। तो 2 इयर्स तक बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं है। जो आपने सवाल कहा कि उसके बिना बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उसके बिना कुछ करते नहीं है, तो सिंपल सजेशन मेरा पेरेंट्स को यही होता है कि आप देखो, आपकी जनरेशन के टाइम पे भी हमारे पास सेलफोन्स तो नहीं थे जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरा टाइम, क्योंकि टेलीविजन पे भी एक लिमिटेड सेट ऑफ चीजें ही आती थी, पूरा दिन ऑन भी रहेगा तो ऐसा कुछ है नहीं कि बंदे को देखने के लिए है बहुत सारी चीजें। So there are a lot of things, there are a lot of toys, there are a lot of distractions, there are a lot of activities जो हम लोग as family कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं। बच्चे भी engage रहेंगे, हम लोग भी engage रहेंगे। हाँ, प्रॉब्लम ये है हमारे पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो then that is where grandparents pitch in, relatives pitch in, other community members pitch in, play schools, play groups का यहाँ पर रोल आता है। So that is how that is important. ओके आपने स्क्रीन टाइम के जो बात की थी उसके बाद आपने कहा था एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कितने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, या जो हम लोग अभी जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, उस तरीके की ना साफ हवा है, ना खाना है, ना पीना है, तो क्या ये भी अफेक्ट कर सकता है ऑटिज्म होने के लिए? डायरेक्ट कॉजेशन तो अभी तक प्रूवन नहीं है रिलेटिंग टू एयर पोल्यूशन या मे बी फूड टॉक्सिन्स या ऐसी कोई चीज़ जो एकदम डायरेक्टली हमें बताए कि हाँ ये चीज का सेवन करने से 100% ऑटिज्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट एज अ होल देखो, अगर मेरी बॉडी एज अ होल होलिस्टिकली पूरी तरह से डेवलपमेंट के लिए रेडी है, मैं हेल्दी चीजें खा रहा हूँ, हेल्दी सांस ले रहा हूँ, काम एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, तो थिंग्स अफेक्टिंग माई ब्रेन डेवलपमेंट विल गो डाउन। तो जो चीजें मेरी ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेंगे वो हेल्दी सारी चीजें, और जो चीजें उसमें खलल डाल सकते हैं वो चीजें ऑब्वियसली प्रॉब्लम वाली है। तो इसलिए एज अ होल, अगर मेरी बॉडी एज अ होल अच्छे से ग्रो कर रही है तो मेरा ब्रेन भी अच्छे से डेवलप करेगा। ठीक है। स्क्रीन टाइम पे वापस आते हुए 2 इयर्स के बाद अभी अमेरिकन एकेडमी कहती है कि आप 1 आवर पर डे स्क्रीन टाइम रख सकते हो। अब 1 आवर सुनने में ज्यादा लगेगा, बट उसके साथ साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि वो 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम शुड इन्वॉल्व इंटरैक्टिव प्ले विद द फैमिली एंड द बेबी। तो जब बच्चे के साथ अगर आप वो स्क्रीन टाइम कर रहे हो 1 घंटे का, तो वो एज फैमिली पॉट की तरह हो कि हम लोग खाना साथ में खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई नंबर गेम चल रहा है या कुछ चल रहा है, वो इंटरेक्शन हो रहा है, ताकि बच्चा स्क्रीन के साथ साथ पेरेंट से भी इंटरेक्ट करे, अपने सिबलिंग से भी इंटरेक्ट करे, और वो एक प्लेफुल एनवायरनमेंट बने विच इज इंक्लूडिंग अ स्क्रीन। बिल्कुल ठीक है, बस उतना है कि स्क्रीन फोकस नहीं है, मेन साइड में पर्सन नहीं है, बट हाँ वो चल रहा है। ठीक है। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग होता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि ऑटिज्म वाले बच्चे काफी ज्यादा मूडी होते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, और मतलब बात बात पे चिढ़ने लगते हैं। है इस बात में सच्चाई? हाँ, वो हम लोग उसको टर्म देते हैं मेल्टडाउन का, तो वो उन बेचारों की गलती नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम किस तरीके से किस एज ग्रुप पे ऑटिज्म प्रेजेंट करता है हमारे बच्चों में। तो अगर आप देखो तो अराउंड 18 मंथ्स टू 20 मंथ्स मेरे पास क्या क्या मार्कर्स हैं जो मेरे को बताएंगे कि ये बेबी को शायद ऑटिज्म है। वो बच्चे ने जो वर्ड्स कुछ बोलना स्टार्ट करना था, अभी तक एक भी वर्ड नहीं आया। पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं चीजें जो उनको चाहिए, वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे। आई कांटेक्ट हर समय अवॉइड करके रखते हैं। कोई एक ही चीज के साथ फिक्स होके बैठ जाएंगे, रूटीन कुछ भी ऊपर नीचे होगा, देन द बेबी विल हैव अ मेल्ट डाउन। वो मेल्ट डाउन में क्या होता है कि हम लोग बच्चे के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। टेम्पर टैंट्रम से बड़ा कंफ्यूज किया जाता है उस मेल्ट डाउन को, क्योंकि बच्चों को उस एज पे टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं। टेम्पर टैंट्रम्स का हमेशा एक गोल होता है कि बच्चे को ये चीज चाहिए, उसके लिए वो जिद कर रहे हैं, वो चीज मिल गई, टेम्पर टैंट्रम खत्म। मेल्ट डाउन में बच्चे का रूटीन अगर चेंज हुआ या जिस चीज से बच्चा खेल रहा था, तो बच्चा बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो जाता है, एकदम गोज फार अवे, और वापस आने में फिर कोई लॉजिक, कोई समझाना, वो चीज वापस भी उस टाइम मिल जाए तब भी बच्चा फिर थोड़ा लो रहेगा। तो अब मेल्ट डाउन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो फिर वो प्रेजेंट भी कर सकता है, जैसे आपने बताया चिड़चिड़ेपन से, गुस्से से, रिएक्शन से, कि जैसे रूटीन चेंज हुआ बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे पहाड़ सिर पे
टूट पड़ा। टूट पड़ा। तो वो उनकी व्यथा है, वो हमें समझना पड़ेगा। वो बच्चा मेरे सामने रूड नहीं हो रहा है, वो बेचारे को खुद को वो रूटीन से जैसे ही हटा तो प्रॉब्लम हो गई। राइट। लाउड नॉइजेस, एकदम लाउड नॉइज सुना, जो हमारे प्रेशर कुकर्स हैं उनकी सीटी सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अच्छा। एकदम से कुछ भी लाउड सडन मूवमेंट हुई, लाउड सडन नॉइज हुई, उससे भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं मेल्टडाउन्स उन बच्चों के। तो वो 18 मंथ्स का है। 3 इयर्स पे मुझे और फ्रैंक साइंस मिलेंगे। बच्चे का स्पीच काफी डिलेड है, फ्रेंड्स नहीं है इंटरेस्टेड फ्रेंड्स रखने में, बिल्कुल आइसोलेटेड है। मुझे कभी भी हाय हेलो बच्चा आई कांटेक्ट के साथ नहीं बोल रहा है। उसके साथ साथ उसके खुद के रूटीन्स हैं। उसका अगर जो टॉय यहाँ पर पड़ा है, यहाँ से अगर वो यहाँ हो गया, मेल्ट डाउन होगा। अगर मॉर्निंग 7 o'clock उसको मिल्क चाहिए, वो 7 की जगह 7:30 हो गया, मेल्ट डाउन होगा। बच्चे का एक फेवरेट सोप है, वो यूज कर रहे हैं, वैसा फोम नहीं मिला या पैकेट चेंज हो गया, मेल्ट डाउन। तो वो इंक्रीज हो जाता है। तो 18 मंथ्स पर मैं जल्दी आइडेंटिफाई कर लूं, स्टिग्मा नहीं है। लेबल का आप टेंशन मत लो, मैं पेरेंट्स को यही बोलता हूँ, आप लेबल का बिल्कुल टेंशन मत लो। इसलिए ऑटिज्म को अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। कि माइल्ड से स्टार्ट होता है, कि सिर्फ मुझे छोटे छोटे मार्कर्स दिख रहे हैं, मैंने एनवायरनमेंट में करेक्शन कर दिया, स्क्रीन टाइम स्टार्ट था तो वो हटा दिया, बच्चा इंप्रूव हो गया। अब हमें लेबल से क्या मतलब है? हमें तो एक चाहिए ना कि वो जो हमारा एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी है जो बन सकता है, उसको हमने प्रोडक्टिव मेंबर बनाया है, बिल्कुल, है ना, और हेल्दी रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे 3 इयर्स पे चलो डायग्नोसिस इजी हो जाती है, बट फिर हमारे पैटर्न्स बहुत ज्यादा सेट हो जाते हैं। फिर इंटरवेंशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो सारी चीजें और अपना इफेक्ट लाने में टाइम लेती हैं। 8 इयर्स हो गए, 9 इयर्स हो गए, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म बहुत कॉमन है। मतलब कि बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में माइल्ड प्रॉब्लम्स थी, सब पेरेंट्स को या जो भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे उन्हें लगा कि लेट ब्लूमर है, कि चलो थोड़ा सा पीछे है, कि थोड़ा सा लेट बोलना स्टार्ट किया, लेट वो स्टार्ट किया। बच्चे का आईक्यू बहुत ज्यादा है, बट वो इमोशनल बॉन्ड्स नहीं बना पा रहा, उसके फ्रेंड्स नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी एकेडमिकली, क्योंकि उसने उस पर फिक्सेट कर लिया, वो जो नैरो फोकस है उस पर फिक्सेट करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट सोशल इंटरेक्शंस खराब है, फ्रेंड्स नहीं है, इमोशनल इश्यूज हैं, मेल्ट डाउन अभी भी हो रहे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कोई। और जैसे आपने बताया उन बच्चों को मूडी लेवल कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इतना अच्छा तो स्कूल में कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। उनको आइडेंटिफाई बिल्कुल फैमिली मेंबर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग तब सोचेंगे ना ब्रेन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, अगर बच्चा मुझे दिखेगा कि पीछे है बाकी बच्चों से, वो तो बहुत आगे निकल गया। तो वो भी बड़ा एक कॉमन सिनेरियो, बट वो माइल्ड चीजें ही होती है एंड दे कैन बी करेक्टेड। तो ये जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं ऑटिज्म वाले बच्चों में, इसके साथ में क्या ग्रोथ में भी चेंजेस आते हैं कि हाइट नहीं बढ़ी है या वेट के अराउंड में चीजें जो है, वैसा भी कुछ हो सकता है? यूजुअली देखो ऐसे होता है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारा जो फिजिकल ग्रोथ है वो न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, तो ऐसा 100% नहीं है कि सारे ऑटिस्टिक बच्चों की हाइट कमी होगी या वजन ज्यादा ही होगा, बट ये कॉमनली देखा गया है क्योंकि बच्चे आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप्स में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और प्ले टाइम अगर कम है तो वेट गेन ज्यादा हो सकता है। हाइट तो मोस्टली न्यूट्रिशन पे ही डिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी पे भी डिपेंडेंट है, तो अगर वो एक्टिविटी कम है बट बच्चा अगर हाई परफॉर्मिंग ऑटिस्टिक है तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। या फिर बच्चे को उसी चीज में इंटरेस्ट है कि मान लो कोई एक गेम के साथ उसको पसंद आ गया और वो रनिंग, कई ऑटिस्टिक बच्चे को रनिंग बहुत पसंद है, तो फिर वेट गेन नहीं होगा। तो वो मतलब इट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो इन एवरी डिफरेंट चाइल्ड। लेबल करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ऑटिज्म से हम लोग मूव कर गए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स पे, ठीक है, कि पूरा स्पेक्ट्रम हमें कुछ भी प्रेजेंटेशन मिल सकता है, और उसका एम सिर्फ इतना है कि हम लोग जल्दी से इंटरवीन करके इम्प्रूव कर दें, रादर देन कि नहीं हम बीमारी के नंबर बढ़ा रहे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। डाइट के अराउंड में भी ना डॉक्टर बहुत मिथ्स है ऑटिज्म में। हम कुछ नाम लेंगे खानों की, आप प्लीज बताइएगा कि क्या सच में ऐसा है कि इन बच्चों को अगर ये खाने ज्यादा दिए जाए तो उससे उनका ऑटिज्म और ट्रिगर हो सकता है? खट्टे फलों के लिए कहा जाता है कि ऑटिज्म के बच्चे अगर बचपन से खट्टे फलों का सेवन करते हैं तो इस वजह से उनका जो ऑटिज्म है वो और ट्रिगर हो सकता है और ठीक होने के चांसेस कम हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। यूजुअली खट्टे फ्रूट सिट्रस होते हैं, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो हम अननेसेसरी चीजों को ब्लेम ना करें। डेफिनेटली देयर इज अ टाइम पीरियड कि जब हम लोग सार फ्रूट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते फर्स्ट 9 मंथ्स या 12 मंथ्स, तो उस टाइम तक तो हमें नहीं देना है, बट उसका रीजन अलग है। बच्चे ओवर रिएक्ट करते हैं वो सारनेस को बिकॉज दे फील अ वेरी स्टिंगिंग सेंसेशन, बट ऑटिज्म और ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर ऐसा 100% सिट्रस फ्रूट्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। तो हम अननेसेसरली जो चीजें अच्छी हैं, इतना अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन सी है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है,
उसको क्यों अवॉइड हाँ करें? उसको प्लीज ब्लेम मत करो। चीनी को लेकर के है कि अगर हाँ चीनी का कंजप्शन बच्चे बहुत हाँ ज्यादा जी करते हैं, हाँ मीठा जी। बहुत खाते हैं, हम्म। तो इससे भी उनमें ऑटिज्म होने के भी चांसेस बढ़ते हैं, और अगर ऑटिज्म डेवलप हो गया है तो वो और बढ़ सकता है। रिफाइंड शुगर्स देखो वन ऑफ द थिंग्स है जो हमारा ब्रेन पर बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट Effect डालते करता हैं। है। तो अब गाइडलाइंस यूजुअली ऐसी हैं, सब पीडियाट्रिशियन सब पेरेंट्स को ऐसा ही बताते हैं कि जितना हो सकता है हम रिफाइंड शुगर्स लेट इंट्रोड्यूस करेंगे। बेटर टू बी डन आफ्टर 3 years ऑफ एज, Okay. कि स्वीटनर्स हम नेचुरल यूज कर लें, हम्म। फ्रूट्स यूज कर लें चीज़ों को स्वीट करने के लिए, डेट्स यूज कर लें स्वीट करने के लिए। द प्रॉब्लम इज रिफाइंड शुगर, और वो इतना ज्यादा, चलो 100% डायरेक्ट कॉजेशन नहीं है, बट उसके और भी तो अपने साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल। है ना। ब्रेन डेवलपमेंट 100% इम्पैक्ट करता है, हमारे पास शुगर रशेज होते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होने लगती है उससे। तो एक वेरी क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। तो वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई पेरेंट्स के लिए। तो शुगर रशेज प्रिवेंट करें। बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म भी हमारा अफेक्ट होता है, एकदम से स्पाइक्स होते हैं ग्लूकोज के, इंसुलिन का सर्ज होता है, अननेसेसरी है वो। तो रिफाइंड शुगर्स जितना हो सकता है अवॉइड करें। नेचुरल स्वीटनर्स, नेचुरल हमारे फ्रूट्स हैं, उस पे अब तो डिपेंड मैंगो का सीजन है, मैंगो सबको खानी चाहिए, ठीक है, तो ठीक है, बच्चों को स्पेसिफिकली। करेक्ट है। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स में स्पेसिफिकली दूध को लेके कहा जाता है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें दूध नहीं देना चाहिए या डेयरी प्रोडक्ट्स कम देने चाहिए, है सच्चाई? नहीं, ये भी सच नहीं है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स आप देखो फर्स्ट 6 months तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क के बिना कुछ काम ही नहीं है। 6 months के बाद जब हम वीनिंग फेज में है, 5 months के बाद जब हम वीनिंग फेज में है, उस टाइम पर मिल्क हमारा एक छोटा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बना रहा है हाइड्रेशन के लिए, कैल्शियम फास्फोरस प्रोटीन्स के लिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स तो आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। पनीर में इतना अच्छा प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट के लिए, हम लोग वेजिटेरियन, ऑलमोस्ट वेजिटेरियन सोसाइटी है, तो वेजिटेरियंस के लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन तो डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं। वो ही हम हटा देंगे तो प्रोटीन्स तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी और हेल्थ कहा जाता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं होंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा? डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, ग्लूटेन के लिए भी है ऐसा कि जो ग्लूटेन है उसकी वजह से भी ऑटिज्म ट्रिगर हो सकता है? हाँ, तो ये सब चीजों के लिए अगर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में बोलना चाहूँ तो ये है कि सारी चीजें इंडिविजुअली अपने, जिन बच्चों को ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है उनको ग्लूटेन नहीं चाहिए, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। बट मैं ये बोलूँ कि ऑटिज्म प्रिवेंट करने के लिए ग्लूटेन को मेरी डाइट से उड़ा दो, डेयरी को मेरी डाइट से उड़ा दो। अब हमारे देश में तो आप देखो नॉर्थ इंडिया में स्टेपल क्या है, व्हीट है और मिल्क है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं डेयरी प्रोडक्ट्स हटा दूं, व्हीट हटा दूंगा तो बच्चों का फाउंडेशन किस चीज से बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि हम ओवरडू करें उसके साथ, बट एक बैलेंस डाइट का तो पार्ट है ही। तो ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी कुछ प्रोपोर्शन ऑफ किड्स को होता है, जिनको है वो प्रॉब्लम उनको नहीं सेवन करना चाहिए। जिनको नहीं है, मैं प्रिवेंटिव तौर पर तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाँ ग्लूटेन या ग्लूटेन कंटेनिंग थिंग्स लाइक व्हीट वुड क्रिएट एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कुछ मतलब चीजें हैं जो पेरेंट्स अवॉइड कर सकते हैं अगर उन्हें लग रहा है कि शायद उनके बच्चों को ऑटिज्म डेवलप तो नहीं हो रहा है, या उसको थोड़ा सा उसके डेवलपमेंट को कम करने के लिए? हाँ, तो मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा के आंसर करता हूँ कि हम लोग प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग से, है ना। तो जब बेबी डिलीवर हुआ, बॉर्न हुआ, तो अराउंड 1.5 to 2 months से आपको ध्यान से देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करो, सॉफ्ट वर्ड्स बोलो, सॉफ्ट सॉन्ग्स गाओ, सॉफ्ट नर्सरी राइम्स गाओ, काम एनवायरनमेंट रखो। जब बेबी का हेड होल्डिंग आ जाता है 3 months पे, तो उनको सपोर्टेड सिटिंग पोजीशन में रखो और इंटरेक्ट करो, चीजों को टच कराओ, फील कराओ, फ्लैश कार्ड्स दिखाओ, बातें करो। 6 months पे बच्चा इंडिपेंडेंटली सिटिंग में आ जाता है, तो उनको अगेन बिल्डिंग ब्लॉक्स टच कराओ, टेक्सचर्स फील कराओ। सिर्फ स्क्रीन्स का सहारे नहीं बच्चों को रियर करना है। फिर से अब माँ माँ बा बा ऐसे बोलना स्टार्ट कराओ, ताकि बच्चों का स्पीच डिले, जो पहला मेरा सिम्टम है, हम वहां पर ही ना जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक बार चलना, खड़ा होना, क्रूजिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 year के बाद, तो लेट देम एक्सप्लोर थिंग्स। इफ यू फील दैट द बेबी इज जस्ट सिटिंग आइसोलेटेड इन वन एरिया, और वहां पर चलो मेरा तो काम खत्म हो गया, बच्चा शांत बैठा है, तो बहुत शांत बच्चा भी बहुत अच्छा नहीं है, है ना। बच्चों का उस टाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनको चंचल रहना है, उनको एक्सप्लोर करनी है सारी चीजें। तो आप अलग अलग टाइप के टॉयज, जिनमें थोड़ा अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक है, जिनमें नंबर्स हैं, जिनमें कुछ कुछ स्टिमुलेशंस हैं, थोड़े लाइट्स हैं, साउंड है, वो इफेक्ट्स हैं, ताकि बच्चे को सारा स्टिमुलेशन मिले विदाउट गेटिंग ओवर स्टिमुलेटेड लाइक अ स्क्रीन। स्क्रीन को तो ऐसे मानो कि जैसे बहुत बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, बट वो स्टार्ट होगा हमारे पेरेंट्स के और फैमिली के सैक्रिफाइस से। क्योंकि अगर हम लोग स्विच ऑन कर देंगे
तो बच्चे का ध्यान तो वहीं जाएगा। हाँ, राइट। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स को करनी चाहिए। इसमें अगर जैसे एक बार ऑटिज्म डेवलप हो गया तो हाँ क्या इसको कभी बैक टू नॉर्मल लाया जा सकता है बच्चे को, या फिर ये बढ़ते ही रहती कंडीशन? हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत सारे इंटरवेंशंस करते हैं जिससे कि बच्चों की लाइफ इंडिपेंडेंट, प्रोडक्टिव और हेल्दी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए जो पहला सिम्टम था स्पीच डिले का, तो स्पीच थेरेपी करनी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करनी है, जिससे कि बच्चा इंडिपेंडेंटली वॉकिंग करे, इंटरैक्ट करे अपने एनवायरनमेंट के साथ, सोशली इंटरैक्ट करे। तो वो बहुत सारे, इन सारे ब्रॉड टर्म्स को इकट्ठे अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं हम लोग। तो वो अर्ली इंटरवेंशन आपके फिजियोथेरेपिस्ट और थेरेपिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के साथ मिलके ऐसा हो सकता है। तो वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर की 3 times a week, 2 times a week, and then continually we give and also teach parents about what things you have to do at home and how to interact with the kid, और क्या क्या exposures देने हैं आपको बच्चे को। तो वो exposures के साथ जिन बच्चों को mild symptoms हैं 3 to 6 months, जिनको ज्यादा हैं थोड़े लंबे टाइम में, kids get independent, kids get healthy, kids start living a normal interactive life. So वो चीजें होती हैं। तो स्टिग्मा नहीं समझना है, वो डायग्नोसिस इज नॉट द एंड गेम, कि अगर आपको बता दिया आपके पीडियाट्रिशियन ने कि ऑटिज्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खत्म हो गई। वो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। अभी चांस है, 100% चांस है, और वो दैट इज द बिगिनिंग। तो वो जर्नी अभी स्टार्ट होगी, आप लोग थेरेपी करोगे, द बेबी विल इम्प्रूव एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। आपने जो थेरेपीज बताया कि स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज वगैरह दी जाती है, इसके साथ में आप लोग पेरेंट्स को भी बताते हैं। तो 4-5 चीजें आप पेरेंट्स को इस पॉडकास्ट के जरिए बताएंगे कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है, घर पर क्या ऐसी चीजें करे सो दैट उनको वापस से एक नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं? देखो, पहला तो डायग्नोसिस ही है, क्योंकि सेल्फ थेरेपी और सेल्फ इंटरवेंशन यूजुअली सक्सेसफुल होते नहीं, क्योंकि सारे पेरेंट्स तो एक्सपीरियंस्ड है नहीं सारी चीजों में, और उनको आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो पहला स्टेप यही है कि आपको अगर डाउट है, आप जाकर अपने पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को बताओ कि हमें ये चीजों में डाउट है, ये चीजें हमें लग रही हैं कि शायद हम लोगों ने पढ़ा है ये ऑटिज्म तो नहीं है, आप चेक करके बता दो। तो 80 to 90% केसेस में जितने पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं, वो बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंट ही चल रही होती है, पेरेंट्स बस डरे और घबराए हुए होते हैं। तो 80 to 90% केसेस में तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ज्यादा करना नहीं है, थोड़े से ट्वीक्स चाहिए, जैसे स्क्रीन टाइम हटाना है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करनी है, स्टोरी बुक्स देनी है, जो टच और फील करने की चीजें हैं वो ज्यादा करनी है कंपेयर टू एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, बट वो टच फील के बाद स्टोरी बुक से, पॉपअप बुक से, उन सब चीजों से डेवलप ज्यादा होती है। तो पहला यही है कि आप जाकर पहले सिम्टम्स डिस्कस करो, बेबी को असेस कराओ। असेसमेंट के क्राइटेरियाज होते हैं, स्क्रीनिंग टूल्स सब पीडियाट्रिशियंस के पास होते हैं, एमचैट कहते हैं उसको। तो वो एक क्वेश्चनर होता है, तो वो क्वेश्चनर और बेबी के असेसमेंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि लेवल 1, 2 या 3 की कितना सिवियरिटी प्रॉब्लम है। सिवियरिटी के हिसाब से फिर आपको इंटरवेंशन बताएंगे। माइल्ड वालों के लिए आपको कुछ नहीं करना। 80 to 90% आज की डेट में तो स्क्रीन से रिलेटेड होते हैं। स्क्रीन बंद होती है, बच्चा इंटरेक्ट करता है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं प्ले टाइम में, सारी चीजें इंप्रूव हो जाती है। मतलब स्क्रीन सबसे बड़ा एक विलन है अभी राइट नाउ। बट जो हम नंबर ऑफ ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में जो इतना सुन रहे हैं, जो इतना ज्यादा हाइप हो रहा है, वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं कि सिर्फ स्क्रीन्स बढ़े हैं, बट अवेयरनेस भी बढ़ी है। अवेयरनेस बढ़ी है तो बच्चे ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो हम ओवर डायग्नोसिस की जगह हम लोग सही डायग्नोसिस अब पकड़ पा रहे हैं। तो वो अब एक्चुअल जितना हमारे सोसाइटी में बर्डन है इस प्रॉब्लम का, वो धीरे धीरे हमें और ज्यादा बेटर पता लग रहा है, इंस्टेड ऑफ कि हम यही सोचें कि अचानक से इतने ऑटिस्टिक बच्चे कैसे हो गए। हाँ, तो वो वैसा नहीं है, ये है कि आइडेंटिफाई अब हो पा रहे हैं अवेयरनेस की वजह से। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, इसमें ना एक समराइज करके हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे, आप प्लीज क्विकली उसका आंसर दे दीजिएगा कि क्या ये चीजें ऑटिज्म को अफेक्ट कर सकती हैं या इसके वार्निंग साइंस तो नहीं है, और इन बच्चों के साथ हमें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले है डॉक्टर कि अगर कोई बच्चा लेट बोल रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1, 2, 3 साल की उम्र तक कुछ नहीं बोल पाते, बोलते हैं तो उनकी जबान लड़खड़ाती है, तो क्या इनमें चांसेस देख सकते हैं हम कि ऑटिज्म हो सकता है? हाँ बिल्कुल, स्पीच डिले है, अगर 18 मंथ्स पर वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, बच्चा पॉइंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप एक बार असेस करवा लीजिए अपने बेबी को, क्योंकि वो अकेली चीज नहीं है जो हमें डिसाइड करेगी कि बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं। देयर आर अनदर सेट ऑफ क्राइटेरिया, सारे फुलफिल होंगे तभी प्रॉब्लम आएगी। अगर आइसोलेटेड स्पीच डिले भी है, उसके लिए भी हमें स्पीच थेरेपी करनी है। तो आप लोग अगर कनेक्ट हो जाओगे आपके पीडियाट्रिशियन के साथ, एटलीस्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि हम लोग आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो कुछ सोल्यूशन हो नहीं सकता। अगर बच्चा लंबे समय तक आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, कि हम लोग अगर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो आंखें नहीं मिला रहा है,
एज भी काफी ज्यादा हो गई बच्चे के, 2-3 साल हो गए या 4-5 साल तक भी हो गई, तो ये भी एक साइन है। 100%, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। अगर 2 to 3 इयर्स के बाद बच्चा इंटरेक्ट करते समय आपसे आंखें नहीं मिला रहा है, आपसे नजर नहीं मिला रहा है, हर समय बस या नीचे देख रहा है या इधर देख रहा है या उधर देख रहा है, तो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि हम लोग वी आर डीलिंग विद एन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है। अब वो कितना सिवियर है, लेवल 1 पर है, 2 पर है या 3 पर है, हम लोग हमारे DSM-5 क्राइटेरिया के साथ वी कैन आइडेंटिफाई एंड देयर आर 100% सॉल्यूशंस फॉर दीज थिंग्स। वो सॉल्यूशंस ऐसे नहीं है, मिराकुलस नहीं है, वो 3 months 2 months स्टेम सेल ये वो ऐसा नहीं है कुछ। टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, बट इंडिपेंडेंस हम लोग अचीव कर सकते हैं, प्रोडक्टिवनेस हम लोग अचीव कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चा नाम सुन करके रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है लंबे समय तक, तो ये भी साइन है। वो परफेक्टली, बिल्कुल, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। अगर कोई एक चीज बच्चे ने पकड़ ली है, वही वो बार बार कर रहा है, लेट सपोज एक खिलौना पकड़ लिया, सिर्फ उसी से ही खेल रहा है, या कोई एक आदत पकड़ ली है उसने, तो वही चीज वो बार बार कर रहा है, तो ये भी एक साइन है ऑटिज्म। बिल्कुल 100%। और बच्चा एक ही जगह बैठा है, बिल्कुल उसको ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना उठने का होश है, बल्कि एक उम्र के बाद उनको पीइंग का भी होश नहीं है। अगर क्योंकि कुछ एज तक तो चलो दे कैन वेट देयर पैंट्स, बट एक टाइम के बाद अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो अगेन दैट इज अ साइन। और यूजुअली दीज किड्स आर इंटरेस्टेड इन सर्कुलर मोशन वाली चीजें, तो वो विंड मिल अगर है टॉय में घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे। और वो जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में बता रहा हूँ, उनके साथ भी यही है कि वो लोग भी एक घुमाते जाएंगे। ठीक है, ओके। क्या किसी ब्लड टेस्ट से या किसी तरीके के टेस्ट से ऑटिज्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट कोई नहीं है, ना MRI है ना CT है, सिंपल क्वेश्चनर होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट को हम MCHAT कहते हैं, MCHAT। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो क्राइटेरियाज हैं, DSM-5 के क्राइटेरियाज हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, सिम्टम्स बताने हैं, वो आधा घंटा लेके पौना घंटा लेके आपसे सवाल जवाब करेंगे, बच्चे को असेस करेंगे और हमारे पास डायग्नोसिस होगी। इतना ही। आज के समय में क्या ऑटिज्म का जो कॉज है कि क्यों हुआ, ये क्लियर है या अभी भी अनक्लियर है? मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक सिंगल कॉजेटिव फैक्टर बिल्कुल नहीं है कि जैसे मैं बोलूं कि मेरी हार्ट की आर्टरीज क्लॉग हो गई तो मेरे को MI हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। वैसा डायरेक्ट कॉजेशन अभी तक ऑटिज्म के बारे में हमें नहीं पता है, बट हाँ कुछ जीन्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, उसकी पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। जीन्स तो हमारे पास 30,000 फंक्शनिंग जीन, पूरी लिस्ट है जो हमारे उन प्रॉब्लम्स की, वो जीन्स में अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑटिज्म हो सकता है। अच्छा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत लाउड नॉइजेस, बहुत ज्यादा मतलब डेवलपमेंटल फेज में कि हम बहुत ज्यादा बेबी का इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, हमने स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज नहीं करी है, तो वो प्रॉब्लम्स है। और स्क्रीन टाइम तो है एलिफेंट इन द रूम। तो ऑटिज्म अगर एक बार हो गया तो क्या इसको कभी क्योर कर सकते हैं कंप्लीटली, या लाइफ लॉन्ग के लिए मैनेज करना पड़ता है? आप इतनी देर से समझ रहे होगे कि मैं क्योर शब्द से भाग रहा हूँ, है ना। मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग वी कैन इंटरवीन, इट विल टेक सम टाइम एंड द बेबी विल बिकम इंडिपेंडेंट, प्रोडक्टिव एंड हेल्दी। ठीक है, क्योर शब्द हम यूज करेंगे डिजीज के लिए, क्योंकि मेरे पास 100% फिक्स पैरामीटर्स हैं, और IQ, इंटेलेक्चुअल हमारी कॉम्पिटेंस और मेरा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसका कुछ ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है कि मैं ये बोलूं कि हाँ 99.5 के ऊपर टेम्परेचर मतलब हाई है, मतलब फीवर है, तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि हाँ ये क्योर हो चुका है ऑटिज्म। बट वी कैन मेक द किड्स इंडिपेंडेंट, प्रोडक्टिव एंड हेल्दी। तो ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं, अगर एकेडमिक्स में काफी ज्यादा मैंने सुना है तेज होते हैं, लेकिन बाकी एक्टिविटीज में थोड़े से स्लो हो जाते हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि लाइफ लॉन्ग भी ऐसा ही चलेगा कि बाकी एक्टिविटीज में थोड़े से वो, मतलब डिस्पाइट आपने जैसे कहा हम अगर इंटरवीन कर ले टाइमली, अगर किसी ने नहीं किया तो ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा देखो, अगेन आई वुड कम बैक टू द थिंग कि डॉगमा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे जो बच्चे हैं ऑटिज्म वाले वो हाई फंक्शनिंग ही होंगे। कुछ लोग दूसरे स्पेक्ट्रम पे भी होते हैं ना, कि वेरी पुअर इन एकेडमिक्स बट हैव अ वेरी क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड। ठीक है, कि अच्छा ड्राइंग, पेंटिंग, बस उसी में लगे रहते हैं, कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है बच्चे की। ठीक है, कुछ कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स करते रहते हैं कि अच्छा इतना ऊंचा बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया, तो वो कोई एक चीज फिक्स है, उसी का नैरो इंटरेस्ट है, वही रिपीटेटिव बिहेवियर है, और सोशल इंटरेक्शंस नहीं है। अब देखो ह्यूमंस तो आर सोशल एनिमल्स। अब मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊंगा, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ मेरे को तो यही चीज सही है, मैं इससे बाहर जाऊंगा तो मेरे को मेल्टडाउन होगा इफ आई एम ऑटिस्टिक, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कैसे ही जी रहा है, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये ऐसे कैसे प्रॉब्लम है, ये तो एंटी सोशल है, ये तो साइकोपैथिक है, ये तो सोशियोपैथिक है, कि ये तो इंटरैक्ट ही नहीं करता, बात भी नहीं करता, सीधे मुंह जवाब भी नहीं देता।
तो वो आपका परसेप्शन उनके लिए खराब होते जाएगा, बट वो दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज गोइंग थ्रू अ लॉट which even that person is not aware. So it is your responsibility कि हाँ हम childhood में जब हम लोग actually intervene कर सकते हैं, जब plasticity है brain में, when we can help the kid come out of it. तो उस time identify करके correct कर लें. Mild cases तो देखो चलते रहते हैं, वो थोड़ा बहुत हम लोग adjustments करते हैं, तो अडल्ट लोग भी थेरेपी तो लेते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें इसमें डिस्कस की हैं उसमें आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, खास करके अगर उनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं तो हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी चीजें जरूर बता दें कि अगर आपके आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो आपको लग रहा है ऑटिज्म का मतलब ऑटिज्म से जूझ रहे हैं, ऑटिस्टिक हैं, तो भले ही वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी पब्लिक प्लेस में हो या इवन घर में भी हो, तो एक फैमिली मेंबर की तरह, एक दोस्त की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक टीचर की तरह या फिर एक नॉर्मल सिटीजन की तरह भी आपको उन बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? सबसे पहला तो है कि अगर आप एक फैमिली मेंबर हो या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर भी हो, स्टिग्मा प्लीज हटाओ इन चीजों से, ठीक है? हमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से हटाओ स्टिग्मा, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से हटाओ स्टिग्मा, ठीक है? कोई आपको बता रहा है कि हाँ मेरे बेबी को ESD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या डॉक्टर ने बोला है ऑटिज्म है, या वो स्पीच डिले कर रहा है, तो ये दोनों एक्सट्रीम्स खराब हैं। पहला एक्सट्रीम क्या कि वो क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो बहुत दिक्कत है, बच्चा तो बिल्कुल अब दिमागी तौर से कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नॉर्मल स्कूल नहीं जा पाएगा, नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा, कैसे होगा, लाइफ कैसे जिएंगे, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। ये भी प्रॉब्लमैटिक है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा तो लेट ही बोलते हैं बच्चे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेट ही तो बोल रहा है, 6 महीने में बोल देगा, 1 साल में बोल देगा, 2 साल में बोल देगा, 5 साल बाद बोल देगा, अभी तक मेरा इंटरेक्शन ही ठीक नहीं हुआ। हाँ। उसके साथ साथ कि नहीं शाय है मेरा मुंडा, तो ऐसे तो नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप सोशल बिहेवियर में डाउट आ रहा है, आपको रिपीटेटिव पैटर्न्स दिख रहे हैं, स्पीच डिले हो रहा है, बात करो, पीडियाट्रिशियन से बात करो। आपको दिख रहा है कि आपका कोई क्लोज वन इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट, आप सजेशन दो कि आप ऐसे एक बार दिखा लो, नुकसान तो क्या ही है, एक कंसल्टेशन ही तो है, 1 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम आपका लगेगा, आपको एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा और बच्चे की लाइफ सुधर जाएगी ना। हाँ। तो पहला काम तो वो है। सेकंड काम है कि स्टार्ट मेकिंग स्क्रीन्स द विलन फॉर द फर्स्ट 2 years, कि जितना हो सकता है कि हम लोग हमारा, जब मैं घर बना रहा हूँ, मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि इंटीरियर कैसे लगना है, हाँ। मैं स्क्रीन्स ऐसी पोजीशन पे लगाऊं कि जहां पर विदाउट अ फैमिली गैदरिंग दे आर नॉट स्विच्ड ऑन। जो बेबी का रूम है या स्टडी है या मेरा बेडरूम है, वहां स्क्रीन्स नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो इनिशिएट करना है। जहां पर मैं जाकर देखूं कि हाँ ये जो मेरा फ्रेंड है वो तो अपने बेबी को बहुत ज्यादा स्क्रीन्स दिखा रहा है, एक बार अगर वो मेरा सच्चा दोस्त है, तो वो अलग बात है कि सच्चा दोस्त नहीं है तो आप लोग गलत सलाह दे सकते हो, बट अगर एक्चुअली में मेरा दोस्त है एंड इफ आई एक्चुअली थिंक एंड वांट पॉजिटिव थिंग्स फॉर हिम, तो सजेशन दे दो। अब वो एक्सेप्ट करें या ना करें आपको समझ आ जाएगा पहली बार में, बट पहला स्टेप तो ले लो। अपने खुद के घर में कोशिश करो, बिकॉज चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, कि अपने घर में हम लोग सैक्रिफाइस कर लें, थोड़ा स्क्रीन टाइम सैक्रिफाइस करें, 1 या 2 घंटे। मुझे पता है सब लोग बिजी हैं, मैं भी बहुत बिजी हूँ, आप भी बहुत बिजी हो, एवरीवन इज बिजी, एवरीवन इज रनिंग अराउंड, एवरीवन इज हसलिंग, बट थोड़ा टाइम निकालो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जिसमें कि आपका बेबी प्रायोरिटी है, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, खेल रहे हो। जब आप नहीं हो तो कोई एक बंदा ऐसा रखो, जो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे नानी हो, चाहे हेल्प हो, बट दे शुड बी एम्पैथेटिक, कि वो बच्चे के साथ का करें, ये काम समझ के ना करें, है ना, कि बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, उसको टॉयज दिखाएं, बातें करें, उतना ही चाहिए, बिल्कुल, बहुत बेयर मिनिमम। इतनी 2 चीजें हो जाएंगी तो हमारे बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब आप यही चीजें सोचो, जैसे हम बात कर रहे थे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म की, तो एक सीरीज है काफी फेमस, द बिग बैंग थ्योरी, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है शेल्डन कूपर, वो ही ऑल्सो, जो उनकी बिहेवियर है, बहुत सारी बिहेवियर और बिहेवियरल थिंग्स दैट आर डिपिक्टेड इन द शो आर पार्ट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना। उनका भी सोशल इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, इमोशंस नहीं समझ आते हैं, एम्पैथी नहीं है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, रूटीन टूटता है, मेल्टडाउन हो जाता है ना। तो हम लोग, पर वो हाई फंक्शनिंग है। yes. अब जरूरी नहीं है कि मैं अगर 18 मंथ्स पे डिसाइड कर रहा हूँ या 2 years पे डिसाइड कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा तो आइंस्टाइन बन जाएगा, ऑटिस्टिक रहने देते हैं, ऐसा नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता, ठीक है। तो हाई फंक्शनिंग एक छोटा प्रपोर्शन है, हम आइडेंटिफाई करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें।
परफेक्ट। थैंक यू सो मच, आपने इतनी ब्यूटीफुली इस टॉपिक के बारे में हमें बताया, समझाया। आई एम श्योर जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रही हैं उन्हें अगर ऑटिज्म के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो इस हमारे कॉन्वर्सेशन से काफी अच्छी खासी चीजें मिली होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Thank you so much, Megha. It was a very good session, and I am very happy that you guys are bringing up things which are so important for our kids' development. यस बिल्कुल, थैंक यू। Thank you so एंड much. थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में ऑटिज्म को लेकर के अभी भी कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।